Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम discuss करेंगे स्किल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंडिया के बारे में. देन सेकेंड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. ये दोनों ही आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है. थर्ड आर्टिकल एनवायरमेंट से रिलेटेड है जहां पे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे और गवर्नमेंट के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे. लास्ट में हम थ्रू परन कुंद्रम हिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको लेके अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही थी. तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए 2014-15 से जब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने फोकस किया था कि इंडिया के अंदर हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे. तो इन्होंने स्किल इंडिया करके एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया एंड साथ के साथ एक स्पेशल मिनिस्ट्री बना दी जहां पे आप ये कह सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए होलिस्टिकली. अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या बाकी आपकी मल्टीपल बहुत सारी योजनाएं थी, बट इनका असर बहुत कम देखने को मिला क्योंकि महज 4.1% ही इंडिया की जो आप वर्कफोर्स कहते हैं वो स्किल के साथ तैयार है आज की डेट में. तो यहां पे अभी एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. इसका नाम है प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs. तो ये PM सेतु जो स्कीम है इसको और अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट को हम होलिस्टिकली समझेंगे जहां पे ये कहा जा रहा है कि अब वेलफेयर मॉडल की जगह इंडस्ट्रियल लेड एक आपको इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है. जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे यहां पे बहुत कम परसेंटेज है जो आपकी वर्कफोर्स स्किल्ड ट्रेनिंग के साथ है. तो ये OECD के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम है एंड ज्यादातर केसेस में आपको यह देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट स्किल सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती हैं, वो इन हाउस ट्रेनिंग देने के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं. एंड मोर ओवर जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं एंड कहीं ना कहीं प्लेसमेंट एंड वेजेस की आउटकम उतनी ज्यादा वो इन शॉर्ट नहीं कर पाई. देन फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस भी एक प्रॉब्लम रही है हमारे यहां पे. ट्रेनिंग की बात की जाए, असेसमेंट की बात की जाए एंड इवन सर्टिफिकेट्स की बात की जाए तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है जिसकी वजह से आउटकम इतना बेटर नहीं रहा. एंड लास्ट में वेजेस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं बिकॉज इंडिया के अंदर जो प्रीमियम वेजेस हैं वो आपको हाई एंड जॉब्स में मिलती है एंड जो ज्यादातर आपकी जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आपके ऑपरेट करते हैं. तो जिसकी वजह से वेजेस में भी बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज नहीं देखने को मिला. अब यहां पे कहा जाता है कि भाई इसमें ओनरशिप किसकी रहेगी. तो PM सेतु के अंदर 51% आपका प्राइवेट सेक्टर रहेगा एंड 49% आपकी गवर्नमेंट की शेयरिंग रहेगी फंडिंग के अंदर. एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जो मार्केट रिलेवेंट आपके स्किल्स को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा. अब इसमें 1000 के करीब आपके ITIs को हम अपग्रेड करेंगे जिसमें 200 आपके हब्स होंगे और इनसे 800 के करीब आपके ITIs जुड़ेंगे. तो ओवरऑल हम यहां पे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं एंड हमारा फोकस ये भी है कि रूरल एरिया को भी यहां पे टारगेट किया जा सके. अब वोकेशनल ट्रेनिंग जो है आमतौर पे एक लास्ट रिजॉर्ट रहता है, तो हम यहां पे लास्ट रिजॉर्ट नहीं, हम यहां पे इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं स्किलिंग के साथ जो कि डिग्री कोर्सेज में भी आप इंक्लूड करेंगे एंड ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइंड है. देन यहां पे ग्लोबल मोबिलिटी को भी प्रमोट करना चाहते हैं तो इस वजह से ग्लोबल बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स को इंडिया यहां पे फॉलो करेगा, उसके साथ अलाइन करेगा ताकि इंटरनेशनल लेबर मार्केट में भी जो शॉर्टेज कहीं पर चल रही है तो इंडियंस वहां पे जाके अपनी जॉब्स को सिक्योर कर सके. तो PM सेतु में अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ आपका सेंटर लगाएगा जहां पे 1000 से ज्यादा आपके ITIs को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेंगे और यहां पे फोकस है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग और इसमें AI, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाएगा. अब ये जो है ये सभी चीजें आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में फोकस देखने को मिलेगा. देन अप्रेंटिसशिप की अगर हम बात करें तो यहां पे स्टाइफन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहां पे किया जाएगा एंड साथ के साथ यहां पे वोकेशनल स्किल लैब्स को भी बिल्ड करने की बात की जा रही है आपके नवोदय एंड एकलव्य स्कूल्स के अंदर. तो 1200 से ज्यादा यहां पे ये आपकी लैब्स खुलेंगी. अब बात आ जाती है कि यहां पे आप क्या कर सकते हैं.
तो हमें लेबर मार्केट इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करना होगा, जहां पे स्किल इंडिया डिजिटल हब जो है, इससे हम रियल टाइम बेसिस पे डिमांड को मैप कर सकते हैं, जिससे हमें फायदा मिलेगा। जो स्किल काउंसिल्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी को हमें और बेटर करना पड़ेगा, करिकुलम और इनके परफॉर्मेंस लिंक्ड प्लेसमेंट के ऊपर हमें फोकस करना होगा। देन अप्रेंटिसशिप अगर हम बात करें तो इसे मैंडेटरी करना पड़ेगा, एंड मोर ओवर जो आउटकम बेस्ड फंडिंग होगी वो कहीं ना कहीं इस मॉडल को और ज्यादा बेटर कर सकती है। अब यहां पे ये आपकी एक एक्सरसाइज है, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू मेंस का कुछ इस तरह का है, जहां पे स्किल इंडिया मिशन के बारे में आपसे पूछा गया है। आइए अब बात करते हैं आपके सेकेंड आर्टिकल की। तो हाउ एवरी 100 रुपी इज स्पेंड बाय इंडियन हाउस होल्ड, इसके बारे में ये डाटा है, यानी हाउस होल्ड सर्वे के बारे में डाटा है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आई है कि जो रूरल एरियाज में आज तक, आजादी के बाद से अब तक 50% एंड इवन मोर जो रुपए थे वो फूड के ऊपर खर्च किए जाते थे, अब यहां पे आपको एस्पिरेशनल कंजम्पशन देखने को मिल रही है। अब सर्वाइवल की बात नहीं है, अब उससे आगे बढ़ चुका है आपका रूरल एरिया। तो कहा जा रहा है कि भाई ये जो आपका एनएसएसओ ने डाटा कलेक्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस आता है, इसने ये डाटा क्रिएट किया है। तो ये एक पीरियोडिक सर्वे है जो कैलकुलेट करता है पर मंथ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का। इसमें यूज की जाती है मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड को। तो इसमें जैसे 7 दिन की पेरिशेबल गुड्स का पीरियड रहता है, 30 डेज का आपका क्लोथिंग का रहता है, एंड 365 डेज का ड्यूरेबल गुड्स जैसे टीवी, फ्रिज एंड बाकी चीजें आ जाती हैं आपकी, और बाकी गुड्स आ जाते हैं। तो यहां पे एक आ जाता है कि भाई देखो आपका जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुई है, एंड जो परसेंटेज है फूड के ऊपर खर्च करने की वो डिक्रीज हुई है। तो यहां पे रूरल एरिया में 46% एंड अर्बन एरियाज में 39% फूड के ऊपर खर्च किया जा रहा है आज की डेट में पैसा। देन न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन की बात की जाए तो यहां पे कंजम्पशन सीरियल से शिफ्ट होके हाई वैल्यू फूड जैसे मिल्क, एग्स, फ्रूट्स एंड स्नैक्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाए तो करंट जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें भी अभी हम 2012 का डाटा यूज कर रहे हैं, तो अभी कहीं ना कहीं इस बास्केट के अंदर नियरली 46% जो आपकी वेटेज है वो आपके फूड प्रोडक्ट को दी गई है। तो कहते हैं कि भाई अभी हमें रीवेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न्स में आपके कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रूरल अर्बन कंजम्पशन की बात की जाए तो इनका जो गैप है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं गिनी कोफिशिएंट जो है वो भी आपका कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी की जो बात करता है वो भी आपका थोड़ा ठीक होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। तो दीज आर सम पॉजिटिव आउटकम्स फ्रॉम दी हाउस सर्वे। अब यहां पे एक मेजर बात, हमें एक नई पॉवर्टी लाइन की जरूरत है। अब देखो जो नॉर्मल आपकी लो पॉवर्टी की जो आप लाइन मान के चलते हो, तो वैसे तो ये कहा जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में सिर्फ 5% ही रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। बट ये आपकी तेंदुलकर कमेटी जो थी उसकी पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंगली है। अब डिबेट इसमें यह आती है, देखो आप तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन को देखें 2009 की, तो एक कैलोरी के साथ साथ कुछ लाइक गुड्स के ऊपर भी फोकस करती है, एंड इसमें एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट आपको देखने को मिलती है अर्बन और रूरल एरिया में, कि दोनों एक समान बास्केट को यूज कर रहे हैं। फूड, हेल्थ, एजुकेशन सबके एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया गया, बट जो पॉवर्टी लाइन जो डिफाइन की गई है वो बहुत कम है, इवन इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली भी बहुत कम है। तो यहां पे इस समय हमारी जो पॉवर्टी एस्टिमेट था वो था 21% का, एंड दूसरी तरफ अगर हम 2014 की रंगराजन कमेटी की बात करें तो न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करने के साथ साथ थोड़ा और बास्केट को आप कह सकते हो ब्रॉड किया था। अर्बन और रूरल एरिया में जो फूड बास्केट थी दोनों डिफरेंट थी, कैलोरी, प्रोटीन, फैट के साथ साथ यहां पे क्लोथिंग, रेंट एंड कन्वीनियंस के ऊपर भी फोकस किया गया था। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो लाइन है पॉवर्टी लाइन वो थोड़ी अप है, बट स्टिल आप ये मान के चलें कि ये भी आज की प्रेजेंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो यहां पे आपकी जो पॉवर्टी बताई गई थी वो 29.5% थी। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई आपको कैलोरी के साथ साथ क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना होगा, एंड पॉवर्टी लाइन को मॉडर्न एरा के हिसाब से, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा। ये मिनिमम कैलोरी वाला हिसाब अब नहीं चलेगा, ऑल्दो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी को भी हम कैलकुलेट करते हैं, बट स्टिल अब टाइम आ चुका है कि ये जो पॉवर्टी लाइन है बहुत डेकेड ओल्ड है,
तो अब इसे हम इंप्रूव कर सके। तो यहां पे इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आए थे, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, देन ये आपका 2019 का एक क्वेश्चन है एंड ये आपका मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ट्राई कीजिए इनको अटेम्प्ट करने की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। अब देखो, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया ने कुछ कमिटमेंट की थी और उसके बाद उसे अपग्रेड किया था ग्लासगो में। तो पहले हमने कमिटमेंट की थी कि हम एनर्जी इंटेंसिटी अपनी 33 से 35% तक रिड्यूस करेंगे बाय 2030, बट पंचामृत आता है, फिर हम इसे 45 कर देते हैं। देन उसके बाद नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को 40% इंस्टॉल कैपेसिटी में कन्वर्ट करना था, बट बाद में इसे इंक्रीज करके 50% कर दिया जाता है। जो कार्बन सिंक है वो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर फोकस था, ये अनचेंज रहता है। लाइफ विजन के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर कोई हमारा कोई प्रॉपर फोकस नहीं था, बट यहां पे मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड लास्ट में नेट जीरो के बारे में कोई बात नहीं की गई थी ओरिजिनल पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, एंड यहां पे हम नेट जीरो 2070 तक अचीव करने की बात करते हैं। तो यहां यह कहा जाता है कि भाई देखो, ये जो आपका ये वाला जो टारगेट है कि हम इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2030 50% तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस करेंगे, तो गवर्नमेंट ने अभी 2030 की डेडलाइन से पहले ही इसे अचीव कर लिया है। वैसे तो ये 2025 में अचीव हो गया था, बट ऑफिशियली गवर्नमेंट ने 2026 में इसको अनाउंस कर दिया है। हाँ, यहां पे जो एनडीसीज हैं इन्हें भी आप समझ लीजिए, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कोई आपकी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। कंट्री अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली यहां पे कुछ ऐसे टारगेट्स लेते हैं जिससे एनवायरनमेंट को, जैसे क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने में वो हेल्प कर सके ग्लोबली। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन्हें इंप्लीमेंट करती है। अब यहां आपको याद रखना है कि पंचामृत जो फ्रेमवर्क है वो 2000 आपकी जो ग्लासगो COP26 में हमने स्टार्ट किया था, एंड इसमें 5 मेजर स्पेसिफिक टारगेट लिए थे जिसके बारे में हमने यहां पे डिस्कस किया। इसके साथ साथ हम कैपेसिटी जनरेशन के ऊपर फोकस करें तो हमने 50% तो अटेन कर लिया है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, बट अभी भी कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। एंड एक्चुअल में ये जो आपकी कैपेसिटी है ये ट्रांसलेट होते हैं 22 to 28% ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये एक प्रॉब्लम है। कार्बन सिंक की बात करें तो इसमें अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, तो इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। देन यहां पे ये आपका एक रिलेटेड पीवाईक्यू आ गया एंड इसका मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया, तो प्लीज इसको भी ट्राई करना। देन लेट्स टॉक अबाउट थिरुपरनकुंद्रम हिल्स। अब क्या है यहां पे और क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली यू माइट हैव सीन कि कार्तिकेय दीपम एक हिल टॉप है, उसके ऊपर दीपक जलाने की एक प्रथा है, उसको लेके एक कंट्रोवर्सी तमिलनाडु में आती है। अभी आपकी जो कोर्ट है जो यहां पे इस पूरे डिसीजन के ऊपर डिसाइड कर रही थी, तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर को सेटल किया और इन्होंने कहा कि भाई ये मल्टी लेयर आपकी हेरिटेज साइट है और यहां पे हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों का आपको ब्लेंड देखने को मिलता है। बट सिर्फ हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, यहां पर एक्चुअल में आपको 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंट्रोवर्सी एक अलग बात है। तो यहां पे 12th सेंचुरी में आपका आप कह सकते हो कि एक दरगाह यहां पे बिल्ड की गई थी जो इंडो इस्लामिक आप कह सकते हो ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करती है। एंड दूसरी तरफ जैन रॉक कट टेंपल आपके 1st से 2nd सेंचुरी के बीच में बिल्ड किए गए थे और ये नेचुरल केव्स के अंदर बने हुए हैं और यहां पे आपको ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। देन यहां पे सुब्रमण्य स्वामी टेंपल देखने को मिलता है जो अर्ली पांड्या एज में आपको देखने को मिलता है। 6th से 8th सेंचुरी के बीच में इसे बिल्ड किया गया था। द्रविडियन स्टाइल है, रॉक कट टेंपल है लेकिन, और यहां पर शिव विष्णु जी की मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पे एक पूरे हिल टॉप के ऊपर एक दिया जलाने की प्रथा है। तो बेंच ने यह कहा कि भाई देखो, जो स्टेट का क्लेम था कि ये पिलर सर्वे को मार्क करता है, कहते हैं ये चीज गलत है आपकी, क्योंकि यहां पे ऑयल और जो बत्ती होती है विक, उसको लगाने के लिए एक आपकी कैविटी क्रिएट कर रखी है। तो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस फंक्शनिंग के लिए, तो इस वजह से यहां पे दीपक जलाने की यहां पे परमिशन मिली है। बट एक बात ये याद रखने की है कि यहां पे कहा है कि एटलीस्ट 15 मीटर आपको दरगाह से दूर इसका इंस्टॉलेशन देखना है ताकि दोनों कल्चर यहां पे कोएग्जिस्ट कर सकें। तो इसके बारे में आपको ये रिलेटेड पीवाईक्यू है एंड ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आई होप आप इसको अटेम्प्ट करें
आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।